जय जिनेंद्र। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के आयाम तेरापंथ टास्क फोर्स के अंतर्गत हम आज आप सभी के सामने एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आपदा और विपदा होने पे कैसे आप स्वयं की और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं हमारी एनडीआरएफ की एक्सपर्ट्स टीम में कि यदि फीमर बोन फ्रैक्चर, पांव के बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो कैसे किसी का फर्स्ट एड कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं अभिषेक कुमार गौरव, असिस्टेंट कमांडेंट सेकंड एनडीआरएफ कोलकाता से आज मैं आपको बताऊंगा फीमर फ्रैक्चर बोन अर्थात जांघ की हड्डी के फ्रैक्चर हो जाने पर उसे कैसे स्टेबलाइज करते हैं। हमारे मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं जिसमें फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसके और किसी भी हड्डी के टूट जाने पर उसे फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर दो प्रकार के होते हैं, ओपन फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में हड्डी टूटने के बाद हमारे शरीर के स्किन से बाहर दिखाई देने लगती है और क्लोज फ्रैक्चर में हड्डी टूट जाती है बट शरीर की स्किन से बाहर नहीं रहकर अंदर ही रहती है, जिसे क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। अगर इंटरनल फ्रैक्चर की बात की जाए तो इंटरनल फ्रैक्चर में उस क्षतिग्रस्त क्षेत्र का जो हमारे स्किन का एरिया होता है वह ब्लूइश कलर का हो जाता है और उसकी स्किन टेंडरनेस यानी कि काफ़ी कड़ापन टाइप का हो जाता है और साथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द वहाँ पर महसूस होता है। और ओपन फ्रैक्चर जो होता है उसमें हमें जख्म साफ दिखाई देते हैं और हड्डी भी टूटी हुई नज़र आती है। अब हम यहाँ से सीखेंगे फीमर फ्रैक्चर अगर होता है अर्थात जांघ की हड्डी अगर हमारी फ्रैक्चर हुई है तो उसे कैसे स्टेबलाइज करना है। फीमर फ्रैक्चर की बात की जाए तो यह हमारे शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग में से और उसकी एक महत्वपूर्ण हड्डी होती है जिससे भारी मात्रा में रक्तस्राव होने के चांस होते हैं और ज़्यादा रक्तस्राव होने पर अगर हमारे शरीर से 1 लीटर से ज़्यादा खून अगर बह जाए तो व्यक्ति कोमा में या शॉक में जा सकता है। अतः फीमर फ्रैक्चर होने पर हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स करना चाहिए और उसे विक्टिम को स्टेबलाइज करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि फीमर फ्रैक्चर को कैसे स्टेबलाइज करते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये हमारे दो साथी रेस्क्यूअर नंबर 1 भरत मांझी, रेस्क्यूअर नंबर 2 बलराम सिंघा, जो किसी एक व्यक्ति जो कि फीमर फ्रैक्चर से पीड़ित हैं उनके एक संबंधी के द्वारा एनडीआरएफ की टीम को बुलाया जा रहा है। घटनास्थल पर रेस्क्यूअर टीम के द्वारा पहुंचने के बाद सबसे पहले उनके संबंधी से पीड़ित की इलाज के लिए कंसेंट यानी कि सहमति ली जा रही है। बाई स्टैंडर के द्वारा सहमति मिलने के पश्चात एनडीआरएफ के दोनों रेस्क्यूअर के द्वारा सर्वप्रथम पीपी ऑन किया जाता है यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को गियर ऑन किया जाता है। इसके फलस्वरूप जहां पर पीड़ित लेटे हुए हैं उस एरिया का सीन को सिक्योर किया जाता है। इसके फलस्वरूप विक्टिम के रेस्पॉन्सिवनेस को चेक किया जाता है और साथ ही में मेडिकल इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया जाता है। विक्टिम के द्वारा संबंधित स्थल पर बताए जाने पर उस जगह की इंजरी को चेक किया जाता है और उसे स्टेबलाइज किया जाता है। फीमर फ्रैक्चर होने पर अगर पैर सीधा हो पाता है तो उसे सीधा करना चाहिए अथवा पैर अगर मुड़ा हुआ है तो उसे उसी हालत में रखा जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि उसे ज़बरदस्ती सीधा किया जाए। अगर पैर सीधा रहता है तो उसके फलस्वरूप हमें रिजिड स्प्लिंट का इस्तेमाल करना चाहिए। फीमर फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए जनरली रिजिड स्प्लिंट का प्रयोग किया जाता है। रिजिड स्प्लिंट 3 साइजेस में आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। फीमर फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए मीडियम और लार्ज रिजिड स्प्लिंट का इस्तेमाल करते हैं। मीडियम इस रिजिड स्प्लिंट को ग्रोइन पार्ट से लेकर के पैर के टो तक अंदर के हिस्से में रखा जाता है और लार्ज स्प्लिंट को बाहरी हिस्से में शोल्डर के गैप से लेकर के नीचे टो तक रखा जाता है। इसके बाद उसे क्रेविट्स की मदद से स्टेबलाइज किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान हमें विक्टिम के दर्द का और उसके कॉन्शियसनेस का ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ मोरल सपोर्ट भी देते रहना चाहिए। स्प्लिंटिंग के बाद विक्टिम की वाइटल साइंस को निरंतर समय पर चेक किया जाता है। वाइटल साइंस मतलब आरपी, एसपी, बीपी। आर से रेस्पिरेशन, पी से पल्स, एस से स्किन, पी से प्यूपिल्स और बी से ब्लड प्रेशर। इन सारे का
बीच बीच में हर समय के अंतराल पर इसका डेटा रखा जाता है और इसके फलस्वरूप जब विक्टिम को किसी EMS को या हॉस्पिटल में इसे हैंड ओवर किया जाता है तो हैंड्स ऑफ रिपोर्ट के तौर पे इन्हें साथ में दिया जाता है।